अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं शान शेख हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़याम से लेकर आज तक उसके साथ खड़े हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने कायदीन पार्टी के साथ नहीं थे, ब्रॉड चले गए थे, तब भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े थे और उसको डिफेंड कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुल्तान डिवीज़न के नायब सदर हैं, ज़िले सदर भी ये रह चुके हैं और अखवत के जनूबी पंजाब के ये हेड भी हैं। तो हम मौजूद हैं इस वक्त राव सादत अली खान साहब के रहशगाह पर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूँगा कि आप की जो फैमिली हिस्ट्री है वो उसके बारे में हमें हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ और जो आपके साथ दूसरे साथी हैं उनका भी बड़ा ममनून हूँ। मैं आपने पूछा कि सियासी हिस्ट्री और ख़ानदानी हिस्ट्री। मेरे वालिदैन हिंदुस्तान से रोहतक ज़िला कलानौर से हिजरत करके पाकिस्तान में आए और जहानिया में ही आए, और मुस्लिम लीग नून से जो वाबस्तगी है वो मेरे वालिद साहब सन 44 से, जब वो तालिब इल्म थे, उन्होंने मैट्रिक किया तो उस वक़्त से वो जो मुस्लिम लीग की यंग बॉडी थी उसको मेंबर थे और उनको अवार्ड भी मिले हुए थे। लियाकत अली ख़ान तशरीफ़ लाए कलानौर में तो उन्होंने उन्हें अवार्ड भी दिया। बाद में पाकिस्तान में सन 60 से इलेक्शन शुरू हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन। तो सन 60 में भी मेरे वालिद साहब कौंसलर मुंतखब हुए और सीनियर मेंबर मुंतखब हुए। फिर सन 65 में इंतखाबात हुए बल्दियाती, तो फिर मेरे वालिद साहब कौंसलर भी मुंतखब हुए और सीनियर मेंबर भी। उस वक़्त वाइस चेयरमैन का ओहदा नहीं होता था, सीनियर मेंबर उसे कहा जाता था। उसके बाद फिर ये अल्लाह की मेहरबानी से ये चलता गया। फिर 79 में हम जहानिया के चेयरमैन नहीं बन सके, चौधरी अब्दुर्रहमान वाला चेयरमैन हो गए। 83 में मेरे वालिद साहब चेयरमैन मुंतखब हुए और फिर ऑनवर्ड 1999 तक वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही जहानिया की चेयरमैनी की है। दरमियान में एक वक्त 87 का बाजी रुबीना वाला भी चेयरपर्सन रही हैं। उस वक्त मेरे वालिद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ये तो है बल्दियाती हिस्ट्री। और दूसरा 77 में जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलने से पहले कोई शख्स इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था। इतना ज़्यादा सियासी तौर पे सफोकेशन थी कि सांस लेना मुश्किल था। तो उस वक़्त फिर मेरे वालिद साहब ने जिसे कौमी इत्तेहाद कहते थे 9 सितारे, उनकी जानिब से सूबाई असम्बली का इलेक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन वो नसीब की बात है कि उस वक़्त फिर वो बाइकाट हो गया। कौमी असम्बली के इलेक्शन तो हो गए लेकिन बाइकाट हो गया। बाद 85 में हिस्सा लिया तो वो बिरादरियों की नुमाइंदगी के तौर पे हो गए। तो यहाँ 4 बिरादरियाँ बड़ी हैं, जाट, अराई, राजपूत और लोकल्स, जिन्हें मेतले कह लो या अमान कह लो, जो भी ऐसे। तो वो फिर इन चारों बिरादरियों में मुकाबला हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा गया। 88 में राव साहब को नवाज शरीफ साहब ने टिकट दे दिया कौमी असम्बली का। लेकिन जब हम टिकट लेकर जहानिया पहुँचे हैं तो हमारे पहुंचने से पहले ही जावेद हाशमी साहब हमारे घर तशरीफ़ रखे हुए थे और उन्होंने कहा कि टिकट तो मुझे मिल गया कौमी असम्बली का। बहरहाल हमें हैरानी हुई कि कैसे मिल सकता है, हम तो टिकट लेके आए हैं और सिर्फ 4 घंटे का सफ़र करके आए हैं। लेकिन वो हमें सुबह आश्कारा हुआ कि IGI बन गई है और मुस्लिम लीग नून ने हमारी कुर्बानी दे दी है और जावेद हाशमी को यहाँ से टिकट दे दिया गया। बाद फिर मुस्लिम लीग के साथ ही फिर 1990 में मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मेरे अब्बा जी ने कहा कि भाई आप अच्छे लोगों को टिकट देंगे तो हम साथ रहेंगे, वरना वो फिर इस बुनियाद पे वो आपस में कुछ थोड़ा सा तू तकरार भी हुई, जिसकी वजह से फिर इन्हें मेरे वालिद साहब को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बड़ी पेशकश और फिर उनकी तशरीफ़ आवरी जहानिया, फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और वो 1500 वोटों से लूज़ किया। बाद फिर मैं चेयरमैन हुआ 98 में। मेरे वालिद साहब 92 में भी चेयरमैन हुए, फिर मैं 98 में चेयरमैन और 99 तक मैं चेयरमैन रहा। फिर मुस्लिम लीग नून का क़याम हुआ 2001 में। यानी ये आप सोचेंगे कि मुस्लिम लीग नून क्या, मुस्लिम लीग तो 1906 से बनी थी, लेकिन नवाज़ लीग जो है ना जी वो 2001 में बनी। इस्लामाबाद चक शहजाद में मीटिंग हुई, 148 लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें ज़िला खानेवाल से मैं वाहिद था जिसने फ़ौज की मुखालफत के बावजूद, कोर कमांडर के मना करने के बावजूद मैंने शिरकत की अपने वालिद साहब के हुक्म पे। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ यही है कि अपनी पार्टी के साथ ही रहें जिस हालत में भी रहें।
राव साहब ये बताइए कि इतना मुश्किल वक्त आया कि मुकम्मल क़यादत जो है वो छोड़ गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, यहाँ तक कि आपके कायद मियां नवाज शरीफ भी मुल्क से चले गए, शहबाज शरीफ भी चले गए। आपको इस पार्टी में क्या चीज़ इतनी वो खींचे हुए कि आप इस पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं हैं? शेख साहब मोहतरम, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश, चूँकि मैं लेगेसी हूँ अपने वालिद की, मेरा अपना कोई ज़ाती कोई ऐसा मुकाम या नाम नहीं है कि जिसे मैं लोगों के सामने पेश कर सकूं। मैं अपने वालिद की वजह से ही हूँ जो कुछ भी हूँ। चूँकि वालिद साहब का फिर हुक्म था, वो मुस्लिम लीगी भी थे, मैं भी मुस्लिम लीगी था, लेकिन उनका हुक्म था कि नवाज शरीफ साहब के साथ ही रहना है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि मैं ज़ाती तौर पे मियां नवाज शरीफ को तमाम तर खूबियों और ख़ामियों के बावजूद लीडरशिप में जो मौजूद थे उस वक़्त, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो मैं नून लीग की क़यादत को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। यानी जो तरक्याती काम हैं, जो लोगों से मेल जोल है, यानी मैं उनको बेहतर क़यादत के तौर पे मैं उन्हें समझता हूँ। दो वजूहात की वजह से मैं उनके साथ हूँ, और इसीलिए कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि दुनिया भी पेश नज़र है। लेकिन सही मानों में शेख साहब, आप तो मेरे भाई भी हैं छोटे, मेरे ख़ानदानी अज़ीज़ भी हैं। ज़्यादा आखिरत का पहलू सामने है कि अल्लाह कोई ऐसा काम ना हो कि जिसमें अल्लाह के घर जाके भी जवाब ना दिया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई सब लोग दूध के धोए नहीं हैं, लेकिन इनमें से ही चॉइस करना है कि इनमें से कौन बेहतर है। तो मेरे नज़र में नवाज शरीफ बेहतर है। आपने कहा कि अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आप नवाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं, तो अच्छाइयाँ तो चलें अपने लीडर की हर कोई करता है। अगर हम पूछें आपसे कि आपको कौन सी खामियाँ ऐसी हैं जो मियां नवाज शरीफ में जो नहीं होनी चाहिए? मैं सच बात बताऊं, एक तो जो वर्कर से जो है ना जी, अब तो उन्होंने कुछ शुरू किया हुआ है वर्करों को बुलाना, जो वर्कर्स से और जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो MNAs MPs, उनके साथ बाकायदा रब्ता ना रखना, ये मियां नवाज शरीफ साहब की मैं इसे कमज़ोरी समझता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं चूँकि जब ज़िले का सदर मुझे बनाया मियां नवाज शरीफ ने 2010 में, और फिर मैं 2020 तक मैं सदर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बनाया इस बुनियाद पे था कि मैं उन्हें पता चल गया था कि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, और मैंने काम भी किया, फिर उन्हें पता भी है। लेकिन मैं ये तजवीज़ के तौर पे भी कह रहा हूँ, और मैं अपने दिल में ज़रा दुख महसूस करके भी कह रहा हूँ कि उन्हें चाहिए कि वो तंजीमों के साथ भी हर 3 महीने के बाद रब्ता करें, अपने पास बुलाया करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें, उनसे फ़ीडबैक लिया करें कि उनके MNA MPA क्या कर रहे हैं, ज़िले में डिप्टी कमिश्नर DPO क्या कर रहे हैं, तहसीलदार AC क्या कर रहे हैं, और अवामुन्नास में उनकी रेपुटेशन कैसे जारी है, और उनके तरक्याती कामों पे लोग कैसे तबसरे कर रहे हैं। वो ये इसी तरह ही वो हर 3 महीने बाद अपने MNAs और MPA को, यानी वो उनकी एक रूटीन बना लें, वो मिलते रहें, तो उससे लोग भी मुतमईन रहेंगे, इलेक्टेड लोग भी मुंतखब रहेंगे, और जो उनकी बॉडीज़ हैं वो भी एक तरह की मुतमईन रहेंगी। बस मैं इसको कमज़ोरी समझता हूँ। बाकी मैं समझता हूँ कि वो हर वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब तो काम ही बहुत करते हैं, और आपको पता है कि पिछले जब उन्होंने 2008 में उन्होंने वो जो बिजली के कारखाने लगाए और तेज़ी से काम किया, तो चाइना ने उन्हें शहबाज स्पीड का नाम दिया। वो स्पीड का नाम एक लफ्ज़ में बता देता हूँ कि उन्होंने अपने चाइना में उन्होंने एक शहर बनाया नया, उसका नाम था शेंजन। तो वो उन्होंने इतनी तेज़ी से बनाया कि दुनिया में कोई शहर कोई काम इतनी तेज़ी से नहीं हुआ, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया कि इट इज़ शेंजन स्पीड। लेकिन जब उन्होंने शहबाज शरीफ को काम करते देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शहबाज स्पीड जो है ना ज़्यादा तेज़ है, तो लिहाजा आइंदा दुनिया में शहबाज स्पीड गिनी जाएगी। तो मैं इस वजह से उनके साथ। आपने शहबाज स्पीड का खुद ही जिक्र कर दिया, मैं आगे यही सवाल करने वाला था आपसे कि आज जो महंगाई की सूरत हाल है, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं और जो बिजली की प्राइसेस हैं, वो भी इसी शहबाज स्पीड का ही कारनामा आप समझते हैं कि ऐसे ही है? मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि गवर्नमेंटों की, जैसे मैंने पहले कहा, क़यादतों की भी, हर गवर्नमेंट की भी, कितने से अच्छी भी गवर्नमेंट हो तो उसकी कोई ना कोई खामी होती है, और कितनी गंदी से गंदी भी हुकूमत होना तो उसकी कोई ना कोई एक आधी खूबी होती है। बदकिस्मती की बात है, आप यूँ ना समझिएगा कि मैं कोई इमरान के ख़िलाफ़ हूँ या मैं किसी, नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं वर्कर हूँ। जब ये इमरान आ रहे थे
तो मैं समझता था कि चलो एक अच्छी बात है कि दो क़ुव्वतों के दरमियान एक तीसरी क़ुव्वत आ रही है तो लोगों के पास एक चॉइस और आ जाएगा। लेकिन मैं उनकी बदनसीबी कहूँ या वतन अज़ीज़ की बदनसीबी कहूँ कि उनका आना कोई वतन अज़ीज़ के लिए खैर का बायस नहीं बना। वो 4 साल उन्होंने हुकूमत की और जो उन्होंने लेके आए थे वही उनसे मायूस हो गए कि भाई इन्होंने तो डिलीवरी नहीं किया। तो फिर उन्होंने उनसे ही दोबारा रब्ता कर लिया जिन्हें उन्होंने 5 साल पहले हुकूमत से निकाल दिया था और उनको उनके ख़िलाफ़ ऐसे प्रोपेगेंडा कराया और इमरान साहब को तैयार कर लिया और उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की, करप्ट होए चोर है, करप्ट होए चोर है। ये उन्हीं का एस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ फ़िक्रा जो है मियाँ वो इमरान खान बोलते रहे। मैं समझता हूँ कि जब वो फ़ौज वाले तंग आ गए कि भाई ये तो डिलीवरी नहीं हो रहा, पंजाब में भी नहीं हो रहा, मरकज़ में भी नहीं हो रहा, और फिर इक़्तिसादी सूरत हाल इस लेवल तक भी पहुँच गई कि एस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पे मजबूर होगी कि आइंदा फ़ौज की तनख्वाहें भी कहाँ से आएंगी। तो लिहाजा उन्होंने फिर हमारे लीडरान से रब्ता किया। हमारे लीडरान जब आपस में बात कर रहे थे तो मेरा इल्म है कि पार्टी में 2 हिस्से थे। एक लोग तो कहते थे कि इक़्तिदार में आया जाए, कुछ लोग कहते थे कि ये बोझ हम अपने ऊपर क्यों उठाएं। लेकिन ज़्यादा गालिब यही बात आई कि नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है और हमें इनकी तरफ नहीं देखना, हमें आके कुछ ना कुछ सपोर्ट देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज स्पीड ने अपनी स्पीड से 1.5 साल काम किया है, लेकिन चूँकि बिगाड़ इतना बड़ा है कि वो इतनी जल्दी में वो इसको रोकने में, ब्रेक लगाने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन वो उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने में या उसको डिक्रीज़ करने में नाकाम रहे। आपने कहा कि जो फैसला बामी मशावरत से हुआ वो टेक ओवर करने का था, यानी कि रजीम चेंज का, तो आप इस रजीम चेंज को जायज़ समझते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो एक गलती समझते हैं? मैं शेख साहब आप बड़े मेहरबान हैं, मैं रजीम चेंज के लफ्ज़ को वैसे ही गलत समझता हूँ। ये रजीम चेंज ही नहीं है, ये पॉलिटिकल काम हो रहा था। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म को हटाने का एक ही तरीका है कि उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए। वज़ीर आज़म को फ़ौज ने नहीं हटाया, उन्होंने अदम एतमाद का तरीका इख्तियार किया। और वो अदम एतमाद आप कहेंगे वो कैसे हो गया? इमरान खान खुद ही कहते रहे 4 साल कि मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं फ़ौज से ही कहता हूँ कि बंदे पूरे कर दो, मैं फ़ौज से ही कहता हूँ कि मैं इमरान को ले आओ, मैं सारे काम फ़ौज से ही कराता हूँ। वो जब उन्होंने फ़ौज नहीं देखा कि ये काम नहीं कर पा रहे तो उन्होंने कहा भाई मियाँ आप वज़ीर आला चेंज करें, आप अपने ये अपना वज़ारत ख़ज़ाना चेंज करें। 3 दफ़ा तो वज़ारत ख़ज़ाना चेंज कराई है, लेकिन बात बनी नहीं। तो उस पर उन्होंने फिर एक पॉलिटिकल एक्शन शुरू करके, यानी उन्होंने कहा ठीक है अब पार्टियाँ जाने आप जाने, अब अगर वो अदम एतमाद करते हैं तो हम क्या करते हैं। अदम एतमाद हो गया, जो उनके साथ 5-6 पार्टियाँ खड़ी थी वो दूसरी तरफ आ गई और उसकी वजह से ये मामला बना। वरना इसमें रजीम चेंज का लफ्ज़ तो ये इमरान खान की इख्तरा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को वापस आ रहे हैं जी, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन बज़ाहिर जो तैयारियां हो रही हैं उससे महसूस हो रहा है कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि मियां साहब आ रहे हैं और नए इलेक्शन होंगे, मियां साहब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो मियां शहबाज शरीफ नहीं कर सके, जो उनके वज़ीर आज़म होते हुए मियां नवाज शरीफ उनको मशवरा नहीं दे सके, वो खुद आगे करेंगे? जी, वो मैं इक़दामात पे तो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए कि मालूम नहीं कि उनके पास क्या प्लान है। ये तो वो आएंगे, अगर वो मुंतखब अल्लाह की मेहरबानी से हो गए तो फिर वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन बज़ाहिर मुझे ये नज़र आता है कि चूँकि मियां नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी और गुडविल बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा है, चाइना, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई एट्सेट्रा जितने ममालिक भी हैं, वो लोग मियां नवाज शरीफ साहब का एहतराम भी करते हैं और वो समझते हैं कि असल पॉलिटिकल लीडरशिप अगर है तो यही है। मेरा अपना ख्याल ये है और आप भी शायद महसूस करते होंगे कि उनके साथ तावन है। मैं समझता हूँ कि वो आएँगे तो वो आके एक पॉलिटिकल डायलॉग भी शुरू करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं दुआ करूँगा कि वो शुरू करें। हाँ, उन्होंने तो इमरान खान से भी बड़ी कोशिश की, और आपको शायद याद हो कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही इजलास में उन्होंने कहा कि आओ मिल के चार्टर ऑफ ये इक़्तिसादियात कर लेते हैं,
यानी मिल के, यानी जो भी इक़्तिसादी पॉलिसी हो, ये चाहे गवर्नमेंटें चेंज होती रहें, इक़्तिसादी पॉलिसी चेंज ना हो। लेकिन इमरान खान साहब, उनको कोई गुरूर था, तकब्बर था, या उनको कोई इस्टेब्लिशमेंट की कोई ऐसी, उनको कोई ऐसी इमदाद हासिल थी कि वो मुज़ाकरात पे 4 साल तक आए नहीं, और अब 1.5 साल भाई जिसमें वो यानी वो अदम एतमाद के बायस हट गए गवर्नमेंट से, उसमें भी उन्होंने नहीं सोचा। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर वो पॉलिटिकल लीडर होते, माफ़ करना, आपके नज़रियात भी कुछ और हो सकते हैं, कि अगर वो, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली उन्होंने नहीं गेम की, उन्होंने खेला ही खेला है। चूँकि वो प्लेयर थे तो उन्होंने प्लेयर ही, उन्होंने ज़्यादा जिक्र जो किया है वो या उन्होंने क्रिकेट का किया है, या उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ से शुरू करेंगे तो लोग मुतासर होंगे, इस्लामी टच आएगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन उन्होंने इसका सही मानों में इदराक नहीं किया कि ये दुआ क्या मांग रहे हैं और इसके आगे क्या मिलेगा। तो उन्होंने डायलॉग करने से इनकार, और वो आखिरी वक्त तक भी अगर डायलॉग करना चाहते थे तो एस्टेब्लिशमेंट के हेड से ही करना चाहते थे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करना चाहते। और अभी भी, हाँ शेख साहब, एक बात बीच में 2-3 ज़िमनन फ़िक्रे देखें ना, अदम एतमाद हो गया। अदम एतमाद तो यानी इस पर अपना ये हट गए थे, हमजा शहबाज हट गए थे, अदम एतमाद तो उस पर भी हो गया था, बुज़दार पे भी गवर्नमेंट आ गई थी, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आ गई, गवर्नमेंट तो ख़त्म नहीं ना हुई। यानी पहले अगर यानी हमजा शहबाज साहब वगैरह बैठे थे अपोजिशन में, तो फिर बुज़दार वगैरह बैठ गए, फिर अगर परवेज़ लाई की हुकूमत आई तो हमजा साहब फिर उसमें अपोजिशन में आ गए। लेकिन इमरान खान ये काम पॉलिटिकल यानी जो काम है वो करने में नाकाम रहे। भाई अगर आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो गया था और आपने देखा कि वही पार्टी जो आपके साथ खड़ी थी दूसरी तरफ चली गई, तो अगर आप असम्बली में मौजूद रहते और इस्तीफ़े ना देते और आप वहाँ बेहतरीन अपोजिशन लीडर के तौर पे आप काम करते, तो या तो आप अच्छी अपोजिशन करते हुए गवर्नमेंट को अच्छे मशवरे देते और उनके साथ तावन करते, या आप उनको ना चलने देते। यानी 1.5 साल जो चले हैं ना जी, तो अपोजिशन में कोई थोड़ा सा भी जानदार आदमी हो तो या तो वो काम करा लेता है या वो फिर उन्हें चलने नहीं देता। आपने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की गुडविल अच्छी है, दुनिया, आलमी दुनिया जो है वो उनको मानती है, और लीडर, वो एक लीडर हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं, और ख़ारजा पॉलिसी भी उनकी अच्छी है। और ये ताल्लुकात जब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, ये ताल्लुकात मियाँ साहब ने इस वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल किए? क्या इनमें कोई इख्तलाफात थे? वो जानबूझ के शहबाज शरीफ की हुकूमत को नाकाम करना चाहते थे? शायद आप अगर अखबारात पढ़ते हैं या हालात देखते हैं, मुझे यकीन है कि आप मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं। वो ताल्लुकात इस्तेमाल हुए, और दुनिया से फिर जो हमारा जो बैंक बैलेंस पूरा करने के लिए वो पैसे आए भी। IMF से जो मुआहदे नहीं हो रहे थे, जो पिछली गवर्नमेंट ने किया, और फिर उन्होंने आखिरी वक्त पे उन्होंने ख़राब कर दिया। उसको संभालना इतना मुश्किल हो गया कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इतनी ज़ोर से करनी पड़ी, इतनी ताकत से करनी पड़ी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, और वहाँ बैठ के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्हें सपोर्ट किया, और फिर ये पीपल्स पार्टी भी साथ मिली और ये दूसरी जमातें भी मिली, तो ये मुल्की हालात भी कुछ ना कुछ बेहतर हुए, और उन्होंने वो सारे ज़राए इस्तेमाल किए। लेकिन मैंने जैसे शेख साहब को बताया कि बिगाड़ बहुत बड़ा था, तो उसे संवारते टाइम लगा। अब उसमें स्टॉप तो लग गया है, लेकिन वो अभी संवरने में, मैं एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे, और मैं प्रैक्टिकल सियासत कर रहा हूँ पिछले 25, 30, 40 साल से, तालिब इल्मी के ज़माने के बाद से, मैं समझता हूँ कि अभी भी चाहे अच्छी से अच्छी भी गवर्नमेंट आ गई, तो फिर भी कम से कम पाकिस्तान के हालात सुधरने में, अपने फुटिंग पे आने में 5 साल लगे। चलें, आप क्या समझते हैं इसहाक डार 16 महीने तक वज़ीर ख़जाना रहे? 16 महीने तो नहीं, शायद उसमें 2 मज़ीद भी वज़ीर ख़जाना आए थे, तो जितना अर्सा वो रहे, वो डॉलर को काबू नहीं कर सके, उस पर जो है ना वो कमर नहीं डाल सके, जैसे उन्होंने दावा किया था कि मैं आंखों में आंखें डाल के जो है वो इसको IMF से मुज़ाकरात करूँगा। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, वो रवाना हुए लंदन, पीछे से हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो 300 से नीचे आ गया, 286 रुपये पे आज की जो हम इस वक्त बैठे हैं, तो 286 पे। आपने ठीक फरमाया, और आप माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, और आपकी नज़र है तमाम मामलात पे। इसहाक डार जब तक यानी 2018 तक जब तक वो वज़ीर ख़जाना रहे, तो उन्होंने डॉलर को 95 रुपये, 97 रुपये, 100 तक उनके वक़्त में गया है। लेकिन फिर जब वो उनको निकाल दिया गया, नवाज शरीफ को निकाला गया, और फिर उनके गिरद भी घेरा तंग किया गया, और वो मुल्क से बाहर चले गए, तो फिर यहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब को
शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कैबिनेट में वज़ीर ख़जाना बनाया गया। मिफ्ता साहब के बारे में मैं कोई ऐसी किसी शक व शुबे का तो इज़हार नहीं करता, लेकिन चूँकि वो भी IMF के आदमी हैं, उन्होंने उसको 15 तक ले गए, 115 तक। यानी आपको शायद वो वक़्त याद नहीं, या याद है तो आप फिर दोबारा याद करें कि शेख रशीद कहते थे कि 100 से डॉलर अगर नीचे हो गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं दाढ़ी मनवा लूँगा, पता नहीं क्या कुछ कहते थे। और फिर उन्होंने 100 से ऊपर अपने वक़्त में नहीं होने दिया। पेट्रोल भी वो अपने वक़्त में 65 से ऊपर 65, 70, 65 इसमें रहा। लेकिन जब फिर वो हुकूमतें ख़राब हो गई, तो आपको शायद याद हो कि जब ये चेंज आई, आपने जो सवाल किया था रिजीम चेंज, या मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट की चेंज, जब वो आई तो फिर अली जैदी साहब का एक बयान आया था कि डॉलर 200 तक जाएगा। और उसी वक्त फिर जब उनकी कमंदें खींची तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा था। और सबको पता था कि अब डॉलर को कोई रोकने वाला नहीं। मैं फ़ौजियों से भी बातें होती थी, लोगों से बात, वो कहते थे जी इसने कैमोफ्लेज किया हुआ है, यानी इसने इसहाक डार ने उसको मसनूई तरीके से उसे खामोश किया। भाई आप भी मसनूई तरीके से कर लेते, आपने उसे पर क्यों लगाए? और फिर वो जो पर लगे तो वो कट नहीं सके, वो चलते गए। हाँ, अब ये इंटरिम गवर्नमेंट में आके जब से पीछे से एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना रोल अदा करना शुरू किया है, और उन्होंने ये जो पकड़ धकड़ शुरू की है, उन्होंने अदारों में कोई बेहतरी की कोशिश की है, उससे फिर अब डॉलर 300 से नीचे। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे, उनका ख्याल तो है 200 और 250 के बीच में, हमारी दुआ है अल्लाह करे 200 या 200 से कम हो जाए। इंटरनेशनल जो ताल्लुका हालात हैं उसमें 200 भी हो, वो भी बारे में है, लेकिन देखो अल्लाह क्या करता है। आप ये बताएं कि हल्के की सियासत को आप कैसे देखते हैं? हल्के की सियासत को मैं ऐसे देखता हूँ कि इस वक्त तक तो मुस्लिम लीग की तरफ से, जो मुस्लिम लीग के कभी थे नहीं, लेकिन फिर वो मुस्लिम लीग में आ गए 2013 में, वो पीपल्स पार्टी के MNA थे, वो इसमें हमारी पार्टी में आ गए। हमारी पार्टी ने, बदनसीबी की बात है कि अपने जो, जैसे आपने फरमाया कि अपने जो दुख दर्द के साथी हैं, बुरे वक्तों के साथी हैं, उन्हें नज़रअंदाज करके उन्होंने जो मुर्गे बाद नुमा हैं, जो हवा का रुख देख के किसी भी तरफ जा सकते हैं, उन्होंने उनको चॉइस कर लिया। हमने इसमें आप ये समझिए कि पार्टी तो है ना, पार्टी कुछ काम करेगी। लेकिन 2013 में भी MNA हुए, फिर 2018 में उन्होंने मैनिपुलेट करके उन्होंने अपने भाई के लिए भी टिकट ले ली, और दूसरे हल्के से फैसल नियाज़ी जो PTI के उम्मीदवार थे उनके लिए। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने 2013 में उन्होंने पार्टी को दिल से तस्लीम ना किया, और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार जमील शाह को, जो शेर के निशान पे थे, उन्होंने अब्दुल रज़ाक खान नियाज़ी से मिली भगत करके उनको शिकस्त दे दी, और फिर उसके बाद वो चले आ रहे हैं। अब ये पार्टियों में चूँकि इत्तेफाक का निज़ाम ही नहीं है, पार्टियाँ वरना देखती हैं भी वो उस वक्त क्यों नुकसान पहुँचाया। लेकिन उसके बाद फिर वो 2018 आया, 2018 में भी पार्टी एक्सप्लॉइट हो गई, क्योंकि चारों तरफ से ये आ गया कि जी जनूबी पंजाब के लोग ख़ास तौर पे वो दौड़ रहे हैं और वो आज़ाद पार्टी में जा रहे हैं। यानी वो जो बनी थी एक जनूबी मुत्तहदा महाज, वो उसमें जा रहे हैं, जनूबी पंजाब मुत्तहदा महाज। तो उन्होंने, हमारे जो इस वक्त मौजूद, इन्होंने एक्सप्लॉइट किया पार्टी को। पार्टी समझ रही थी कि भाई जमील शाह भी चले गए थे, करमदाद वाला भी चले गए थे, और भी गुर्दो नवाज लोग, तो पार्टी इनकी एक्सप्लॉइटेशन में आ गई, और उन्होंने फिर टिकट इनके कहने पे, चूँकि मैंने, ज़ाहिर है उसकी एक हैसियत होती है, उन्होंने टिकट दे दिया। अब मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, पार्टी कायदीन को भी सूरत हाल बताएंगे। अब इन्होंने ज़ोर लगा के पार्टी को फिर एक्सप्लॉइट करके इन्होंने तीसरा टिकट भी, मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये तो आपको तो पता है, जैसे आप मेरे बल्कि छोटे भाई हैं और बहुत ही छोटे भाई हैं, ये भी मेरे छोटे भाई हैं, और मेरे हाथों में ही सियासत भी, माशरत भी, इक़्तिसादियात भी, सारा कुछ हमारे। आप ये बताएं कि आपने कहा कि पार्टी में लोग आते रहे और इसको इस्तेमाल करके निकलते रहे, और ऐसे वक्त में हमने माजी में भी देखा जब पार्टी के टिकट पे कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं था, आपने कुर्बानी दी हमेशा। इस दफ़ा जो मकबूलियत है, जो महंगाई की सूरत हाल है, इस दफ़ा भी अगर पार्टी में कोई ना रहा तो इस बार भी आप बलि देने के लिए तैयार हैं अगर ये बार आपके कंधों पर आए? शेख साहब, मैं तो अगर कोई ना रहे तो फिर भी पार्टी के साथ इंशाल्लाह ताला, पार्टी का कोई बोझ आएगा तो उठाएंगे, और अगर रहें भी तो इस महंगाई वगैरह को बहुत ये बड़ा फिनोमिना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी
की समझ में बात आ गई और उन्हें महसूस हुआ, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए इस वक्त हम बेहतर उम्मीदवार होंगे, क्योंकि हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के लोग तो हमारे साथ वैसे ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के अलावा भी लोग, आप भी मेरे ख्याल देखते होंगे, हमारा सोशल मीडिया पे भी आपको नज़र आता होगा, हम कोई किराए के या भाड़े के लोगों से तो सोशल मीडिया चलाते नहीं, हमें तो अल्लाह ने तालीम भी दे रखी है, ज़बान भी दे रखी है, हम तो खुद ही सारा कुछ लिखते हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, और चाहे वो ये व्हाट्सएप वगैरह पे हो। तो आप देख रहे हैं कि हमारे गिर्द जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टी को समझ आने वाली बात है। अब अल्लाह करे कि पार्टी की समझ में आए तो फिर यकीनन बेहतरी की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये राव सादत अली खान साहब थे। आपने देखा कि ये पार्टी के लिए किस कदर मुखलिस हैं। हम दुआ करते हैं कि इनका मुस्तकबिल भी रोशन हो और ये मुंतखब होकर, अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो मुंतखब होकर कौमी सूबाई समिति तक पहुँचें। ये आज तक की वीडियो थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।